हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेट और ई कॉमर्स में यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, इस पूरी यूनिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट को मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपसे सेकेंड वाले पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ई पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, ई वॉलेट्स क्या होते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस क्या होते हैं, भीम ऐप, पेटीएम, यूपीआई क्या होते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को हम ई पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। जब भी दोस्तों मैं कोई गुड्स परचेस करता हूँ या कोई सर्विस परचेस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसमें मुझे कैश की और चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मैं उसका पेमेंट या तो ना तो चेक से करता हूँ और ना कैश से करता हूँ, उसका पेमेंट मैं करता हूँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट से, तो दोस्तों वो जो पेमेंट है वो मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शॉपिंग, इंटरनेट बेस्ड शॉपिंग बढ़ रही है, इंटरनेट बेस्ड बैंकिंग बढ़ रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे पेमेंट सिस्टम राइज हो रहे हैं क्योंकि पेमेंट सिस्टम सिक्योर है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम सिक्योर है। परसेंटेज ऑफ चेक्स और कैश ट्रांजेक्शन्स धीरे धीरे घट रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सिक्योर होने की वजह से हर आदमी इसको अपना रहा है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो है अपना क्रेडिट पेमेंट सिस्टम और दूसरा है अपना कैश पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, क्रेडिट पेमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट और स्मार्ट कार्ड्स। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो दोस्तों, एक कार्ड होता है जिसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक किसी बंदे को इशू करती है और वो बंदा उस कार्ड से शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। बाद में उससे वो पेमेंट ले लिया जाता है उसके अकाउंट से। और दोस्तों, ई वॉलेट क्या होता है? तो दोस्तों, ई वॉलेट क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज ई वॉलेट देती हैं, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देती है आपके डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, और उससे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, स्मार्ट कार्ड भी होता है। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी रहती है। इस चिप के अंदर आपके फंड्स को लोड किया जाता है और जब चाहिए आप इस चिप से, इस कार्ड से, उन फंड्स से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आपका क्रेडिट पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, आप लोग आते हैं कैश पेमेंट सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, कैश पेमेंट सिस्टम के अंदर कुछ कैश पेमेंट सिस्टम्स हैं, डायरेक्ट डेबिट, ई चेक, ई कैश और स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। सबसे पहले मैं डायरेक्ट डेबिट की बात करूंगा। जब भी दोस्तों पेमेंट करनी हो और आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट के सामने वाले के अकाउंट में जा रहा हो तो उसको अपन डायरेक्ट डेबिट बोलते हैं। अब ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, डेबिट कार्ड से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, चेक से हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग से हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट से पैसा कट के सामने वाले के अकाउंट में, जहां से आपने परचेस किया उसके अकाउंट में जाना चाहिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेबिट सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों, ई चेक क्या होता है? दोस्तों, पुराने टाइम पे क्या होता था, हम एक चेक बनाते थे, वो बंदा चेक को बैंक में लेके जाता था, उस बैंक में वो फिर प्रोसेस होता था, फिर वो एक अभी भी होता है। लेकिन दोस्तों, ई चेक जो है नया वर्जन है, मतलब अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है तो उस ऑनलाइन बैंकिंग पे आप ऑनलाइन बैंकिंग को खोलकर उसमें ई चेक बना सकते हैं और पेमेंट भी उसमें इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होते हैं ई चेक्स। अब ई कैश क्या होता है? अब ई कैश क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेटीएम है या फिर आपके पास गूगल पे है, उसमें से आपने अपने अकाउंट में से जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट आपने अपने ई वॉलेट में रख लिया है ना, और जब भी आप परचेज कर रहे हो उस ई वॉलेट का यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों वो वॉलेट जो है वो पेमेंट जो करेगा वो पेमेंट जो है वो ई कैश के थ्रू ही करेगा, मतलब जो कैश आपके वॉलेट में लोड है, तो दोस्तों हम इसको ई कैश बोलते हैं। और दोस्तों, अगला होता है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। अब दोस्तों, क्या होता है, कई कंपनीज एक कार्ड इशू करती हैं, जैसे गिफ्ट कार्ड हो गए या वैल्यू कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो उन कार्ड के अंदर उन कार्ड की लिमिट होती है, जैसे कि किसी कार्ड की लिमिट जो है 1000 है, किसी कार्ड की लिमिट जो है 2000 है, और उन कार्ड से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे परचेज को हम स्टोर्ड वैल्यू, ऐसे कार्ड्स को हम स्टोर्ड वैल्यू कार्ड बोलेंगे और ये हमारा कैश पेमेंट सिस्टम के अंदर आता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्रेडिट और कैश,
और दोनों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब दोस्तों आप लोग आगे चलते हैं, आरटीजीएस को समझते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है। दोस्तों आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब दोस्तों ये जो आरटीजीएस है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो है रियल टाइम और दूसरा है ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे ही बैंक में आपने आरटीजीएस दिया वो वैसे के वैसे ही उसी टाइम पे उसको प्रोसेस करेंगे, उसको रखेंगे नहीं, और अमाउंट भी उसी टाइम इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगा। तो ये आपका रियल टाइम हो गया। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि वो हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली सेटल करेंगे। मतलब उनको अगर एक आरटीजीएस मिला तो वो उसको एक को ही प्रोसेस करेंगे। वो ये वेट नहीं करेंगे कि दो चार आ जाएं तो मैं इनका ग्रुप बना के इनको आगे ट्रांसफ़र कर दूं। तो ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब हो गया हर ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली सेटल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम आरटीजीएस। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 2 लाख से कम के आरटीजीएस नहीं होते। मतलब इसमें शॉर्ट वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं तो आप या तो एनईएफटी से करेंगे या आईएमपीएस से करेंगे, पर आप आरटीजीएस का यूज़ नहीं कर सकते। अब आरटीजीएस में दोस्तों होता क्या है, कंट्री का सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है, जब आप आरटीजीएस बैंक में देते हो तो उसकी रिक्वेस्ट जो है कंट्री के सेंट्रल बैंक में जाती है, वहाँ पे एक्सेप्ट होती है, वहाँ से अप्रूवल आता है। जब वो वहाँ से अप्रूव होती है तब जाके वो दूसरे के अकाउंट में पूरा अमाउंट सेटल हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अच्छा दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन बैंक को मिला वो उसको इमीडिएट टर्म्स में उसको कंप्लीट करते हैं, और एक बार अगर वो ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उसके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते। तो ये आपका आरटीजीएस सिस्टम है। एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है दोस्तों, उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सेंडिंग बैंक ने क्या करा, मैसेज भेजा सेंट्रल प्रोसेसर को। सेंट्रल प्रोसेसर ने जो रिक्वेस्ट है वो सेंट्रल बैंक को भेज दी। सेंट्रल बैंक ने सारी चीज़ों को वेरीफाई किया और कन्फर्मेशन भेजा। जैसे ही कन्फर्मेशन मिला तो पूरा पेमेंट जो है रिसीविंग बैंक में चला गया, और मैसेज जो है सेंडिंग बैंक को, मतलब जो बंदा जो आरटीजीएस कर रहा है सेंडिंग बैंक को, रिसीविंग बैंक दोनों के पास चला गया। तो इस तरह से हमारा आरटीजीएस जो है वो उसकी साइकिल कंप्लीट होती है। अब दोस्तों आप लोग आगे आते हैं आईएमपीएस पे। दोस्तों आईएमपीएस का फुल फॉर्म जो है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। अब जैसे दोस्तों आरटीजीएस होता है वैसे ही आईएमपीएस भी होता है। इसमें भी जो है फंड्स को इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाता है। पर दोस्तों इसमें क्या है, ये पेपरलेस प्रोसेस है, पेपरलेस और क्विक प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर आपको अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, ना बैंक का आईएफएससी कोड रिक्वायर्ड है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जिस बंदे को आपको पेमेंट करना है उसका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक होना चाहिए। पहली बात, सबसे बेनिफिट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जिस बंदे को आपको पेमेंट को ट्रांसफ़र करना है उस बंदे का मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और आईएमपीएस को आप 24/7 यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको रात को 2 बजे भी ट्रांसफ़र करना हो तो आपको रात को 2 बजे आप अपने मोबाइल को खोलकर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया आपको, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, और ये कभी भी हम कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पे 20 लाख नहीं है, 2 लाख है। 2 लाख की लिमिट है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। तो इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर आप आईएमपीएस से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। इसके लिए कुछ चार्जेस बैंक लेता है, वो चार्जेस डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। उसके अलावा वो जीएसटी भी लगाता है। आईएमपीएस के पेमेंट सेफ और सिक्योर होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आईएमपीएस। मैं एक छोटा सा आपको इसका डायग्राम बता रहा हूँ किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिस तरह से अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। सेंडर ने एक रिक्वेस्ट डाली पेमेंट के लिए, ठीक है। जैसे ही सेंडर एक रिक्वेस्ट डालेगा वो सेंडर के बैंक में जाएगी, सेंडर के बैंक में जाएगी, और सेंडर के बैंक में जो अमाउंट है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में जहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना उसका मोबाइल नंबर जाएगा। वो मोबाइल नंबर जो है एनपीसीआई सर्वर के पास जाएगा। अब दोस्तों एनपीसीआई सर्वर क्या होता है, ये होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये पूरे जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसकी सबकी देख रेख एनसीपीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये वहाँ पे क्या करेगा, मोबाइल नंबर को चेक करेगा, और मोबाइल नंबर से जो अकाउंट लिंक है उसको चेक करेगा। और वहाँ पे कोई अकाउंट लिंक है तो उस अकाउंट पे उस अमाउंट को, क्योंकि अमाउंट यहाँ से जाएगी, उस अमाउंट को रिसीवर बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा, और एक मैसेज रिसीवर के पास आ जाएगा और एक मैसेज जो है सेंडर के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आईएमपीएस वर्क करता है, इस तरह से हमारा आईएमपीएस काम करता है। अब दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
NEFT के बारे में। अब दोस्तों NEFT सबसे प्रचलित मोड है इंडिया में पेमेंट ट्रांसफ़र का, मतलब किसी को भी अगर ट्रांसफ़र करना होता है अकाउंट से तो वो NEFT का यूज़ करता है। NEFT की टाइम लिमिट है दोस्तों, आप बैंकिंग आवर्स में जा सकते हो, शाम को 6 बजे तक NEFT परफॉर्म होती है, 6 के बाद NEFT परफॉर्म नहीं होती। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें फ़ंड्स एक एक करके ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और इसको आप हमेशा नहीं कर सकते, आपको बैंकिंग के जो वर्किंग डेज है उसी में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बहुत सिक्योर मैनर में बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई मोबाइल नंबर इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस बंदे का अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक का नाम चाहिए और दूसरी बात बैंक का IFSC कोड चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास है तो आप NEFT कर सकते हैं। NEFT 2 टाइप से होती है दोस्तों। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप आसानी से ऑनलाइन बैंकिंग खोल के NEFT कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो आप बैंक में जाकर भी NEFT कर सकते हैं। अब इसका जो कन्फर्मेशन है दोस्तों वो या तो SMS से आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा क्रेडिट हो गया है, इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, और जो बंदा जो NEFT करता है अगर उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है तो वहाँ पर भी मैसेज जाता है कि आपके अकाउंट में से इतना पैसा डेबिट हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा NEFT काम करता है। एक छोटा सा मैं डायग्राम बता दूँ आप लोगों को। जैसे कि किसी बंदे को पेमेंट भेजनी है तो वो सेंडर बैंक में गया, वहाँ पे बैंक में जाने के बाद उसने NEFT की रिक्वेस्ट डाली, NEFT की रिक्वेस्ट पोलिंग सेंटर जाती है, पोलिंग सेंटर से क्लियरिंग हाउस जाती है, क्लियरिंग सेंटर से क्लियरिंग हाउस जाती है, क्लियरिंग सेंटर क्लियरिंग हाउस में जाकर जो अकाउंट नंबर इस बंदे ने दिया हुआ है वो वेरीफाई होता है, उस अकाउंट नंबर पर जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उस बंदे के पास ये पैसे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमारा NEFT काम करता है। अब दोस्तों मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं बेसिक कंपैरिजन बता रहा हूँ NEFT, RTGS और IMPS के। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू क्या है NEFT की, 1 रुपये। RTGS की कितनी, 2 लाख। मतलब अगर आपको 2 लाख से कम के ट्रांसफ़र करने हैं तो आप या तो NEFT को यूज़ करोगे या फिर IMPS को यूज़ करोगे, क्योंकि IMPS की लिमिट भी 1 रुपये है। RTGS यूज़ नहीं होगा, RTGS 2 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा दोस्तों पेमेंट ऑप्शन, ये दोनों दोस्तों ये जो है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, मतलब दोनों तरीके से इसके पेमेंट किए जाते हैं। ऐसे RTGS ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, मतलब अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं हो तो आप बैंक में जाके ऑफलाइन भी पैसे जमा करा सकते हो और NEFT और RTGS को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको IMPS करना है तो ये टोटली ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू NEFT RTGS की नो लिमिट है, मतलब कितना भी अमाउंट आप NEFT कर सकते हो, कितना भी आप RTGS कर सकते हो। पर IMPS में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, इससे ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब सेटलमेंट मतलब कितने देर में पैसा अकाउंट में पहुंचेगा सामने वाले के, तो वो हाफ आवरली मतलब आधे घंटे में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। RTGS का नाम ही रियल टाइम है, इसलिए रियल टाइम में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और IMPS का मतलब इमीडिएट है तो इसलिए ये भी रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे RTGS और NEFT के चार्जेस, तो दोस्तों कुछ बैंक तो चार्ज करते हैं, यहाँ पे नो चार्ज लिखा हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि कुछ बैंकिंग इसके चार्जेस लेते हैं। NEFT के RTGS के चार्जेस कुछ बैंक लेते हैं, और ये IMPS के तो चार्ज लगते ही हैं, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक किस तरह का है और कितने चार्जेस काट रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा NEFT, RTGS और IMPS। अब अपन आगे चलते हैं पेमेंट गेटवे। दोस्तों पेमेंट गेटवे होता क्या है? अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो कार्ड से पेमेंट करने के बाद जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो पेमेंट गेटवे पे जाती है, और पेमेंट गेटवे उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है और आपके अकाउंट से चेक करता है। अगर आपके अकाउंट में अमाउंट है तो आपके अकाउंट से अमाउंट को निकाल कर जहाँ आपने शॉपिंग करी है उसके अकाउंट में वो डाल देता है। तो पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे मिडिल मैन का काम करता है, एक बीच के बंदे का काम करता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है और आपके अकाउंट से पेमेंट निकाल कर मर्चेंट को देता है। दोस्तों इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक फिगर बनाया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, कस्टमर ने शॉपिंग किया तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग किया मान लीजिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग किया, आपने इससे कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेमेंट गेटवे पे गई। पेमेंट गेटवे ने उस बैंक से, जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया उससे कन्फर्मेशन लिया, कन्फर्मेशन मिलते ही बैंक ने रिस्पॉन्स किया तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये
इस मर्चेंट को जिससे आपने परचेज़ किया है उसको पेमेंट कर दिया, और मान लीजिए डिक्लाइन होती है रिक्वेस्ट और पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, तो ये वापस आपके कार्ड का मतलब ये डिक्लाइन हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से पेमेंट गेटवे काम करते हैं। अब दोस्तों पेमेंट गेटवे का काम कैसे करते हैं वो तो मैंने बता दिया, पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेमेंट गेटवे। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके डेटा को, आपका जो डेटा है वो क्रेडिट कार्ड का डेटा है और डेबिट कार्ड का डेटा है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको एनक्रिप्ट करके सिक्योर रखना है, मतलब वो किसी और के पास ना पहुँचे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि किसी बंदे ने अगर पेमेंट किया है तो वहाँ पे उस बैंक में जाकर जिसका वो कार्ड इशू कर, जिस कार्ड से वो पेमेंट कर रहा है, उस कार्ड से पेमेंट को ट्रांसफ़र करवा के मर्चेंट को देना, ये उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डेटा को कैप्चर करना और पेमेंट डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो दोस्तों ये क्या है, ये पेमेंट गेटवे इस तरह से काम करता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेमेंट गेटवे की होती हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, जो कस्टमर और मर्चेंट के बीच में है और जो पेमेंट को सिक्योर करता है और प्रॉम्प्ट करता है। मतलब सिक्योरिटी तो फर्स्ट है कि मतलब डेटा जो है वो सिक्योर रहे और प्रॉम्प्ट पेमेंट हो, मतलब जल्दी से पेमेंट हो जाए। तो ये जो पेमेंट गेटवेज है ये इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है पेमेंट गेटवे समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन आगे चलते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर। अब डेबिट कार्ड क्या होता है। अब डेबिट कार्ड जहाँ भी अगर आपके पास अगर आप बैंक में आपका खाता है तो लगभग सभी खातों में आजकल सभी अकाउंट्स में आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड क्या काम आता है, डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। आपको क्या है, कहीं भी कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट होते हैं। डेबिट कार्ड क्या करता है, आपके अकाउंट में से डायरेक्ट अमाउंट को डिडक्ट करके और मर्चेंट को पेमेंट करा देता है। डेबिट कार्ड से आप जब चाहिए तब कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से, ठीक है। अब डेबिट कार्ड की लिमिट्स क्या होती हैं, तो दोस्तों जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है वो डेबिट कार्ड की लिमिट है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं तो डेबिट कार्ड की जो लिमिट है वो 50 लाख है। 50 लाख तक की शॉपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही उसको सिक्योर रखने के लिए, तो दोस्तों सिक्योर रखने के लिए डेबिट कार्ड एक 4 डिजिट का पिन नंबर आपको चूज़ करने के लिए बोलता है। अगर आपने वो चूज़ किया हुआ है तो डेबिट कार्ड उन 4 डिजिट के पिन नंबर से सिक्योर रहता है। अब दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया हुआ है सामने कि किस तरह से डेबिट कार्ड काम करता है। आपने कोई चीज़ परचेज़ करी, आपने डेबिट कार्ड दिया, सामने वाला बंदा जिससे आपने परचेज़ किया है उसने अपना स्वैप मशीन दिया। स्वैप मशीन में ये जो स्वैप मशीन के अंदर कार्ड को स्वैप किया। अब जब कार्ड स्वैप होता है तो पेमेंट गेटवे क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हुई, आपका कार्ड का डिटेल वगैरह वेरीफाई हुआ, फिर वहाँ बैंक में इन्फॉर्मेशन गई। बैंक में अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है, आपके अकाउंट में बैलेंस भी है और आपका कार्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपका पिन बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो कस्टमर का जो बैंक है वो क्या करता है, या तो रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है या डिक्लाइन करता है। अगर डिक्लाइन करता है दोस्तों तो कुछ पेमेंट नहीं होती, वो कार्ड वापस हो जाता है। अगर अप्रूव करता है तो क्या होता है कि अप्रूव करने के बाद जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में जो पैसा यहाँ से कटेगा आपके अकाउंट से, वो उसके अकाउंट में जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है डेबिट कार्ड की। अब डेबिट कार्ड, मुझे उम्मीद है डेबिट कार्ड समझ में आया भी होगा और बहुत आसान भी है, क्योंकि सभी लोगों के पास है और सभी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला आता है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कुछ कंपनीज़, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्रेडिट कार्ड बंदों को इशू करते हैं, ठीक है। अब ये इशू इसकी लिमिट भी होती है और इसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी होती है। मतलब क्या है, अगर बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों के ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसकी सिबिल वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो उसकी क्रेडिट लिमिट भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, और उसकी वर्दीनेस भी रहेगी। तो इसलिए कंपनी उसको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी। अगर कोई बंदा है उसका अकाउंट ख़राब है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिबिल क्या होता है, तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं सिबिल एक फाइनेंशियल स्कोर है हमारा। अगर स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड और लोन्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका स्कोर ख़राब रहेगा तो आपको लोन्स मिलने में और क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो इस तरह से हमारा जो है, तो ये
एक शॉर्ट में समझाऊं तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो क्रेडिट कार्ड जो है उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉपिंग कर सकते हैं और पूरा जो शॉपिंग आपके पास अमाउंट ना होते हुए भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं भी है तो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर होता क्या है, जब आप शॉपिंग कर लेंगे तो जो मर्चेंट है वो बिल को रेज करेगा, ठीक है। वो बिल रेज होके उस बैंक में जाएगा जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड परचेज किया है। बैंक क्या करेगा, उस बंदे को पेमेंट करेगा और वो बिल जो है वो आपके अकाउंट में रेज हो जाएगा। फिर आपको उसकी पेमेंट जो है 30 डेज़ बाद 40 डेज़ बाद जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग करनी रहती है। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो आपके अकाउंट में वो सरचार्जेस वगैरह लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड काम करता है। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है दोस्तों। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको फाइनेंस कर दिया। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या है, आपको लिमिट मिली रहती है। अगर किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो आप उससे 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5,000 है तो उसके 5,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं। ये लिमिट दोस्तों कब दी जाती है, ये लिमिट दी जाती है बंदे की सिबिल को देख के, बंदा किस तरह के ट्रांजेक्शन्स करता है, क्या करता है उसको देख के। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से कार्ड्स की लिमिट इंडिविजुअल कस्टमर को दी जाती है। अब दोस्तों ये जो पेमेंट बिल रेज होता है इसका पेमेंट कैसे होता है, तो दोस्तों इसका पेमेंट या तो अगर कार्ड होल्डर करना चाहे तो एक साथ पेमेंट कर देगा, उसके अकाउंट में पेमेंट है तो। अगर कार्ड होल्डर चाहे कि नहीं मेरे को पेमेंट एक साथ नहीं करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दोस्तों उसको रेगुलर मंथली बेसिस पे पेमेंट्स पार्ट्स EMIs बन जाती हैं। उस EMI के जरिए वो उस शॉपिंग जो भी करी है उसका पेमेंट वो उससे कर सकता है। दोस्तों ये मेरे क्रेडिट कार्ड की साइकिल है। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने परचेज़ किया, ये परचेज़ किया हुआ गुड्स और सर्विसेज परचेज़ हुई पर कार्ड पे है ना, परचेज़ हुई कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से परचेज़ हो गई। अब क्रेडिट कार्ड प्रोसेस होगा। प्रोसेस में क्या होगा, मर्चेंट्स जो है गुड्स को डिलीवर करेगा आप तक, और क्या होगा उस कार्ड को ऑथराइज़ करेगा। कार्ड को ऑथराइज़ करने के बाद आपसे सिग्नेचर लेगा और सिग्नेचर लेने के बाद आपको गुड्स की डिलीवरी कर देगा। फिर क्या करेगा, मर्चेंट बिल रेज करेगा और जिस भी कंपनी ने या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या जिस भी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसके अकाउंट में उस पर बिल रेज होगा। बिल रेज होके बैंक के पास जाएगा। बैंक क्या करेगी, जो इशूइंग बैंक क्या करेगी, उसको पेमेंट करेगी। पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद जो बिल है वो आपके कार्ड होल्डर के अकाउंट में रेज होगा। फिर क्या करेगा, कार्ड होल्डर ये देखेगा कि इसका पेमेंट कैसे करना है। अगर इसके EMIs में पेमेंट करना है तो वो EMI में पेमेंट करेगा, अगर एक साथ पेमेंट करना है तो एक साथ पेमेंट करेगा। तो फिर जो कार्ड होल्डर है वो उस बैंक को जिसने कार्ड इशू किया है उसको पेमेंट कर देगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है कार्ड की, किस तरह से कार्ड से परचेज होती है, किस तरह से पेमेंट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। दोस्तों हम ये सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग अकाउंट ओपन करने जाते हैं बैंक में तो जो अकाउंट ओपनिंग होती है उसमें हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आपकी नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपके अकाउंट पे आप ले सकते हैं। नेट बैंकिंग में होता है क्या दोस्तों, नेट बैंकिंग में ये होता है कि आपको बैंक द्वारा एक यूज़र नेम ID और पासवर्ड दे दिया जाता है। इस ID और पासवर्ड को आप अपने घर पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर आप इस ID और पासवर्ड को डालकर अपना पूरा अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपने कब कब क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अमाउंट भेजना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अमाउंट्स को भेज सकते हैं। ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। जैसे FD वगैरह बनवाना हो तो आप ऑनलाइन ही FD बनवा सकते हैं। कुछ टैक्स जमा करना हो तो वो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पर दोस्तों बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको पैसा, इसमें सारा काम हो जाता है, पर जब भी आपको अकाउंट के अंदर पैसा डालना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसमें जो है आपको सिर्फ फंड्स को डिपॉजिट करने ही बैंक में जाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी नेट बैंकिंग से हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बताना चाहता हूँ किस तरह से जो है बैंक लॉगिन जो है काम करता है। ऐसे आपने लॉगिन किया अपने घर पे बैठकर लॉगिन का, तो दोस्तों आपने जब बैंक लॉगिन किया तो जो फायरवॉल होती है और लोकेशन स्क्रीनिंग होती है वो चेक करती है कि आपके यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है, आप किस तरह से आपका बिहेवियर चेक होता है। आपकी जब आइडेंटिटी चेक हो जाती है तो आपके अपने अकाउंट आपको अपने अकाउंट का ऑथराइजेशन मिल जाता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप जो भी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं वो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो इस तरह से जो है इंटरनेट बैंकिंग काम करती है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं मोबाइल वॉलेट के ऊपर। अब दोस्तों मोबाइल वॉलेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मोबाइल, दूसरा वॉलेट। मतलब वॉलेट का मतलब जहां आप पैसे रखते हैं वो वॉलेट आपका पर्स, और दूसरा मोबाइल मतलब कि मोबाइल, तो आपके मोबाइल के अंदर ही एक वॉलेट बन जाता है जिसके अंदर आप अपने पैसे को रख सकते हैं, ठीक है। अब ये पैसा आता कहाँ से? ये आपका पैसा आता है किसी अकाउंट से, आपके खुद के अकाउंट से या कहीं से भी, जिस आपके डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से। बहुत सारे वे हैं जिससे पैसा आपके मोबाइल वॉलेट में आ सकता है, और इस मोबाइल वॉलेट का यूज़ आप कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, परचेज करने के लिए, और बहुत सारी दूसरी शॉपिंग करना, बिल पेमेंट करना, आपके टैक्सेस को पे करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। बस इसमें फिजिकल जो आपका जो फिजिकल कार्ड है वो नहीं है क्योंकि ये मोबाइल वॉलेट है। दूसरा इसमें फिजिकल कैश भी इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि जो है ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे जो हैं ई पेमेंट के थ्रू होते हैं। तो दोस्तों और ये मोबाइल वॉलेट कहाँ पे होता है? आपके स्मार्टफोन्स पे अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज आपको मोबाइल वॉलेट देती हैं, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये सभी कंपनीज आपको मोबाइल वॉलेट देती हैं, और आप अपने कार्ड से या अकाउंट से इन मोबाइल वॉलेट्स में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर इनसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों आप शॉपिंग करते हैं मोबाइल वॉलेट से, पेमेंट करते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, उन रिवॉर्ड्स को भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है किस तरह से पैसा आपके मोबाइल अकाउंट में, मोबाइल वॉलेट में आता है। या तो आप कोई एजेंट डाल सकता है, या एटीएम से ले सकते हैं, या कैश करके उसको मोबाइल वॉलेट में ले सकते हैं। आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड हो गया, इससे भी आप मोबाइल वॉलेट में पैसा ले सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप मोबाइल वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। आपके मोबाइल वॉलेट में पैसा आ गया तो फिर आप इससे मोबाइल का पेमेंट करना है, मनी को ट्रांसफ़र करना है, टॉपअप करना है, मोबाइल और रिटेल परचेज करना है, मोबाइल बिल पेमेंट्स करना है, ये सभी जितनी भी आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है वो आप इस मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। अब दोस्तों छोटा सा ये मैंने एक डायग्राम है जिस समझा रहा हूँ मैं आपको किस तरह से ये मोबाइल वॉलेट काम करता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं किस तरह से, ये आपके सामने मैंने अब दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर है, इस पिक्चर में किस तरह से मोबाइल वॉलेट काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने मोबाइल वॉलेट पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह बना दिया। अब इसमें अंदर क्या होता है, मोबाइल वॉलेट के अंदर आपकी पूरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डलती है। कार्ड डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है। एक बार ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपकी मोबाइल वॉलेट में आ गई तो आपका मोबाइल वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब मोबाइल वॉलेट जब भी आप शॉपिंग करते हो तो करता क्या है, मोबाइल वॉलेट इन इन्फॉर्मेशन को, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशंस को लेकर बैंक से अप्रूवल लेता है। अगर आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन को लेकर बैंक से अप्रूवल लेता है, अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है तो ये ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और पेमेंट मर्चेंट को हो जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये अप्रूवल डिक्लाइन हो जाता है तो ये कंफर्म नहीं होता, तो आपका ऑर्डर जो है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरह से आपका मोबाइल वॉलेट काम करता है। अब दोस्तों एक कुछ कंपनीज़ हैं जो कि मोबाइल वॉलेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे फ्री रिचार्ज हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एयरटेल मनी, ICICI, ये इस तरह से कुछ सर्विसेज हैं। इस तरह से कुछ ये सर्विसेज हैं जो कि मोबाइल वॉलेट इंडिया के अंदर प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों आप लोग आते हैं UPI के ऊपर। अब दोस्तों UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये दोस्तों एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये जो ट्रांसफ़र है ये मोबाइल नंबर की हेल्प से होता है। इसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और 24 घंटे में इसको आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको बैंक के IFSC कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको ना अकाउंट की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपको बस आपके UPI
पे जो है आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों अब ये यूपीआई चलता कैसे है, तो दोस्तों इसको जो है ना हमारे एनपीसीआई ने डेवलप किया है। एनपीसीआई का मतलब हो गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, ये इस सर्वर के अंदर हर यूज़र की जानकारी उसके मोबाइल नंबर से फीड है। मतलब मोबाइल नंबर से आप जब भी डेटा को ट्रांसफ़र करोगे, आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करोगे, तो उस मोबाइल नंबर पे कौन सा अकाउंट लिंक है, उस अकाउंट पे डेटा डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे यूपीआईज अवेलेबल हैं आपके, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन, ये सारे के सारे आपके जो हैं यूपीआईज हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हमको यूपीआई जो एनपीसीआई का जो ऐप है भीम ऐप, ठीक है, इस भीम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस भीम ऐप से आपको यूपीआई बनाना पड़ेगी। जब आप भीम ऐप से यूपीआई बनाते हो तो वो आपसे क्या है, मोबाइल नंबर मांगता है। वो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लिंक होना चाहिए। जब आप ये मोबाइल नंबर डालते हो तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है और आपकी आईडी बन जाती है। एक बार आपकी यूपीआई आईडी बन गई, यूपीआई का पासवर्ड बन गया, तो आप किसी से भी अमाउंट ले सकते हो या अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये आपको भीम ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से लेके, फिर वो 4 डिजिट का लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, वो आपको बनाना है। फिर वो 6 डिजिट का आपकी, फिर उसके बाद फिर जब वो लॉगिन कर लोगे तो वो क्या है, आपके लिंक को, आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल से लिंक करेगा, चेक करेगा। आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक हुआ तो आपके मोबाइल वॉलेट को, यूपीआई को आपके अकाउंट से लिंक करेगा। ठीक है, उसके बाद वो एक 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाएगा। बिना इस पिन को बनाए आप यूपीआई कंप्लीट नहीं कर सकते। जब आपका जो है यूपीआई पिन बन जाएगा, ठीक है, और ये 6 डिजिट का यूपीआई पिन देता है, ये आप बना लोगे। फिर आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट आपसे मांगेगा, वो आप डाल दोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपका यूपीआई बन जाएगा। इस तरीके से आपका यूपीआई बनता है। और फिर एक बार यूपीआई बन गया तो आप चाहें तो गूगल पे या पेटीएम या फिर आपका फ़ोन पे कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस यूपीआई फ़ोन नंबर को और कोड को आप डालेंगे तो आपके ये गूगल पे और फ़ोन पे वॉलेट्स चालू हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आता हूँ कि किस तरह से आपका ये जो यूपीआई है वो काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल से आप लॉगिन जब करते हैं, जब भी यूपीआई लेते हैं, तो उसमें क्या है कि या तो आप उसको फिंगरप्रिंट से भी एक्सेस करा सकते हैं। तो या तो फिंगरप्रिंट से एक्सेस कराएंगे या फिर आप अपने आईरिस से एक्सेस कराएंगे। अगर मान लीजिए आप अपने आईरिस से एक्सेस कराते हैं या फिंगरप्रिंट से एक्सेस कराते हैं तो उसमें आधा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। ठीक है ना। अब क्या होगा, पहली स्टेप क्या होगी, जो जिसने पे किया है उसके इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, उस इन्फॉर्मेशन को यूपीआई पे पहुंचाना। मतलब ये कहाँ जाएगा, एनपीसीआई सर्वर पे जाएगा। एनपीसीआई सर्वर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा। एक बार वो रिजॉल्व हो गया तो फिर क्या होगा, 5th स्टेप, अगर मान लीजिए आपने फिंगरप्रिंट से किया हो तो फिंगरप्रिंट से आधार वेरीफाई होगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद जो 6th स्टेप होगी वो वापस आधार वेरिफिकेशन से अगर सब कुछ सही निकलता है तो वापस यूपीआई पे आएगा। फिर वो उस डेबिट करेगा आधार पे के बेस पर, डेबिट करेगा, फिर डेबिट करके फिर वापस यहाँ पे यूपीआई पे आएगा। और जहाँ पे जो भी क्रेडिट होने वाला है, जो क्रेडिट बैंक है, ये डेबिटर का बैंक हो गया और ये क्रेडिटर का बैंक हो गया। ठीक है, ये उनके मोबाइल नंबर्स हो गए दोनों। तो पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ, फिर आधार वेरीफाई हुआ। आधार वेरीफाई अगर सब कुछ ठीक रहता है तो डेबिट हुआ अकाउंट, मतलब अकाउंट में से पैसा कटा और ये क्रेडिट के अकाउंट में जमा हो गया और यूपीआई पे इन्फॉर्मेशन मिली और वापस से ये मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है जिसमें यूज़र मतलब जो पे करने वाला है वो और जिसको पे होने वाला है दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह से हमारा यूपीआई काम करता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। पेटीएम क्या है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे लेकिन शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। पेटीएम क्या है, मोबाइल वॉलेट है, इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट है और कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जाके अपने बिल्स के पेमेंट्स कर सकते हो, टैक्सीज के पेमेंट कर सकते हो, पेट्रोल पंप्स पे पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इनके जो सीईओ हैं वो है विजय शेखर शर्मा। इन्होंने दिसंबर 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। जो फाउंडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा और ये 2010 में फाउंड हुआ था नोएडा में। अभी इसका रेवेन्यू जो है 3629 करोड़ रुपए है, जो यूएस में $510 मिलियन है। ठीक है, और इसके 350 मिलियन यूज़र्स हैं 2019 में। और जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है। और ये जो है
एक टेक्नोलॉजी और फाइनेंस कंपनी है, ये शॉपिंग में भी अभी आ रही है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पेटीएम की इन्फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। अगर आप कोई भी गुड्स को परचेज़ करते हो ऑनलाइन, बिना बाजार जाए, इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो जो है वो शॉपिंग जो कहलाती है वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। उसमें पेमेंट मोड कैसी भी हो सकती है, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करें या फिर चाहे तो आप जो है कैश ऑन डिलीवरी करें। लेकिन अगर आपकी शॉपिंग बिना बाजार जाए ऑनलाइन आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है तो वो आपकी जो है ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। और दोस्तों दिन पर दिन इन ऑनलाइन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है। आपको रात को 12 बजे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को रिफ़ंड कर सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, किसी आप ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग करें जो कि बहुत दिनों से एक्सेस है और जहाँ पे कस्टमर्स हैं, जहाँ पे कस्टमर्स रहें और जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे या बहुत सिक्योर हो, ऐसी वेबसाइट से आपको शॉपिंग करना है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों, आजकल जो है पेपर्स में मार्केटिंग करना, अगर आप देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने कोई पेपर में ऐड दिया तो वो ऐड कितने दिनों तक ज़िंदा रहता है या कितने दिनों उसको लोग देखते हैं, तो हार्डली 1 डे 2 डे 3 डे, इसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन कोई अगर मान लीजिए टीवी पे ऐड दिया तो वो कितनी देर तक ज़िंदा रहता है या कितनी देर तक लोग देखते हैं, जब तक वो ऐड चल रहा है, जब तक वो ऐड चल रहा है तब तक वो वहाँ पर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग है तो वो जो ऐड है वो आपके ईमेल पे भी आएगा, सोशल मीडिया पे भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले होंगे। वो कब तक रहेंगे, जब तक कि वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं या जब तक वहाँ पे वो दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब आपकी प्रोडक्ट की आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो है ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। हालांकि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उसके लिए वो लोग चार्ज लेती हैं। इसके अलावा गूगल भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, बहुत एड्स करती है। तो इस तरह से आप जो है पर्टिकुलर, अगर आप अपना ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो एरिया भी आप उसमें चूज़ कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपकी प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कितने इंप्रेशंस हैं, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ मोबाइल कॉमर्स के ऊपर। तो मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, जैसे ई कॉमर्स अपन ने डिस्कस किया फर्स्ट वाले पार्ट में, वैसे ही मोबाइल कॉमर्स भी है। बस मोबाइल कॉमर्स में क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ई कॉमर्स में इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, पर मोबाइल कॉमर्स में या एम कॉमर्स में हम एक हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको हम सेल फ़ोन बोल सकते हैं, टैबलेट बोल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस है, जो अटैच्ड नहीं है कहीं पर। अगर उसकी हेल्प से आप कोई परचेज़ कर रहे हो, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हो, या ऑनलाइन कुछ परचेज़ या सेल कर रहे हो, तो वो सब कुछ एम कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स अपन, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई एम कॉमर्स की। अब एम कॉमर्स ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिफ़र करता है जिन ट्रांजैक्शंस को किसी स्मार्टफोन या मोबाइल डिवाइस से ऑपरेट किया गया हो, या ट्रांजैक्शन जिसका ट्रांजैक्शन मोबाइल डिवाइसेस से किया गया हो, ठीक है। अब मोबाइल एम कॉमर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट्स एंड मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल शॉपिंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो शॉपिंग हम लोग मोबाइल से करते हैं उसको हम मोबाइल शॉपिंग की कैटेगरी में रखेंगे, जो पेमेंट्स हम मोबाइल से करते हैं उनको हम मोबाइल पेमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, और जो बैंकिंग हम लोग करते हैं मोबाइल के थ्रू वो भी उसको हम मोबाइल बैंकिंग की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एडवांटेजेस में क्या है कि हम इस मोबाइल कॉमर्स को हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और एक कस्टमर के लिए एक बहुत कन्वीनियंस का काम है। ये कस्टमर इससे प्राइस को कंपेयर कर सकता है, उनके रिव्यूज़ दे सकता है, परचेज़ कर सकता है, ये भी बिना किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की हेल्प से। बस मोबाइल होना चाहिए और उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बहुत सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो मोबाइल के थ्रू एंजॉय कर सकता है, और उसको बिजनेस पॉइंट की जानकारी उसके मोबाइल डिवाइस से ही मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें एक तो मोबाइल चाहिए आपको, दूसरा आपका इंटरनेट भी होना चाहिए, तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है एम कॉमर्स की। नॉर्मल कॉमर्स में सभी कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता।
अगर आपका जो ऐप है जिससे आप शॉपिंग कर रहे हो वो ऐप अच्छा नहीं है तो वो ऐप आपके लिए हरासमेंट का काम करेगा। उससे आपका डाटा भी चोरी हो सकता है, आपका पेमेंट भी अटक सकता है। इसलिए जो मोबाइल ऐप्स है वो हमेशा अप टू द मार्क होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि हर जगह मोबाइल पेमेंट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। कई जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं, कई जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं जो डिजिटल वॉलेट को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो डिसएडवांटेज वो ये है कि जो टैक्स लॉज और रेगुलेशंस एक स्टेट पे लागू होते हैं वो दूसरे स्टेट पे लागू नहीं होते, और ये कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं। तो इनके टैक्स इश्यूज़ भी आ सकते हैं अगर आप मोबाइल से शॉपिंग या फिर मोबाइल से एम कॉमर्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे और एडवांटेजेस थे एम कॉमर्स के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।